हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस फिजिकल साइंस के लिए जो आपको नेट, गेट और वेरियस एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस हम टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। इसमें आपको दिखा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है और एक ट्रेपेजियम है जिसकी एक साइड a है और दूसरी साइड b है। पैरेलल साइड्स की लेंथ आपको a और b दे रखी है। आपसे पूछा गया है इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए आपको उसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए और साथ में इन दो पैरेलल साइड्स के बीच में क्या डिस्टेंस है जिसको हम h डिस्टेंस बोलते हैं वो चाहिए। अगर आपको ये लेंथ और ये h हाइट पता है तो आप एरिया को सिंपली लिख सकते हैं a इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ द साइड्स a प्लस b मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस दैट इज h। इन दिस केस हमें a और b तो पता है लेकिन ये h नहीं पता है। लेकिन अगर हम इस सर्कल की हेल्प लें तो हम कह सकते हैं ये अगर डिस्टेंस r है तो ये वाली डिस्टेंस भी r होगी क्योंकि सर्कल की रेडियस है ये चारों तरफ। उसी तरीके से ये डिस्टेंस भी आपके पास r रहेगी तो ये h को आप 2r के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब दो पैरेलल साइड्स के बीच में जो हाइट है या डिस्टेंस है वो आपकी 2r के इक्विवेलेंट है। अब ये h अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया आपको सिंपली मिल जाएगा a प्लस b टाइम्स r और ये आपको ऑप्शन सीधा d दिख रहा है। सो ऑप्शन d इज द आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर वर्टेक्स पे एक स्मॉल चार्ज q रखा गया है और इसके सेंट्रोइड पर एक चार्ज है -q माइनस कैपिटल Q। ये दे रखा है कि हर वर्टेक्स पे जो चार्ज है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है। फोर्स एट दिस चार्ज q q q एनी चार्ज द नेट फोर्स इज 0। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कैपिटल Q बाय स्मॉल q। दो चार्जेस का रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा गया। मैं इसको रब कर देता हूँ। इस पोर्शन को हम लोग यूज करेंगे। ओके। तो आपको पता है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ये अगर सेंट्रोइड में अगर कह रहा हूँ तो ये टोटल जो लेंथ है इस लेंथ को आप h मान सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप h/3 बोलते हैं और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को मीन्स अगर मैं लिखता हूँ AG लेंथ आपकी होती है 2/3h और ये अगर मेरा पॉइंट D है तो GD डिस्टेंस आपके पास होती है 1/3h। मुझे ये डिस्टेंस क्यों चाहिए कि अगर हम कूलम्ब फोर्स लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको भी चाहिए। दो चार्ज के मल्टीपल करते हैं कूलम्ब फोर्स में। मतलब अगर एक चार्ज आपके पास Q1 है दूसरा चार्ज आपके पास Q2 है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप R बोलते हैं तो आप यहाँ पे फोर्स को लिख सकते हैं 1/4πε0 द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम स्क्वायर। तो हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया h जो कि है आपके पास 2/3 ऑफ h। ये टोटल अगर h है तो उसका 2/3 टाइम्स आपके पास AG होगा। अब इस लेंथ के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें कि a से b की लेंथ को अगर मैं l मान लेता हूँ तो ये क्योंकि सेंट्रोइड है तो ये मीडियन है तो ये जो BD डिस्टेंस आपके पास होगी इसको आप l/2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लेंथ पता है l है और ये लेंथ l/2 है तो h को आप l के टर्म्स में लिख सकते हैं बिकॉज सेंट्रोइड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होता है। तो हमारे पास होगी हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h² प्लस l/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू l²। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस तो यहाँ से आप लिख सकते हैं h² इज नथिंग बट l² माइनस l²/4 दैट इज 3l²/4। तो h जो डिस्टेंस है वो आपको मिल गया l के टर्म्स में दैट इज √3l/2। तो यही आपको चाहिए। तो अब ये सब क्लियर हम कर सकते हैं और आपको ये चाहिए AG डिस्टेंस जो कि 2/3h है तो हम लिख सकते हैं AG इज नथिंग बट 2/3 टाइम्स √3/2l। सो AG डिस्टेंस इज नथिंग बट 2 you can cancel l/√3। ओके। अब आप किसी भी एक चार्ज को कैच कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस चार्ज को पकड़ा
तो ये ए पॉइंट पे जो चार्ज है इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं हम उनको लिखते हैं। अब ये क्यू है, ये भी क्यू है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जिसको आप F1 फोर्स बोल सकते हैं। सिमिलरली ए और सी चार्ज के बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको आप F2 बोल सकते हैं। अब क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो ये F1 और F2 सेम होंगे। तो ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसका हम अगर FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो उस पर एक फोर्स F1 लगा इस B चार्ज की वजह से, एक फोर्स F2 लगा इस C चार्ज की वजह से, और एक फोर्स इस G चार्ज की वजह से भी लगेगा टुवर्ड्स G, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है। इस फोर्स को आप F3 बोल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नेट फोर्स इस A पे 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये F1, F2 और F3 का जो इक्विवेलेंट नेट अगर आप निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो देखिए ये क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये 30 डिग्री एंगल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस F1 cos 30 डिग्री एंड F2 cos 30 डिग्री का जो नेट समेशन है वो इस F3 के बराबर होना चाहिए। तो यू हैव अ रिलेशन F1 cos 30 प्लस F2 cos 30 डिग्री इज नथिंग बट F3। F1 F2 आपके बराबर होंगे क्योंकि मैंने बताया दोनों चार्जेस सेम है और लेंथ भी सेम है, तो इसको आप कह सकते हैं 2F1 cos 30। सो योर रिलेशन इज 2F1 cos 30 इज नथिंग बट F3 होगी। अब हम ये फोर्सेस लिख सकते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। सो F1 फोर्स क्या होगा हमारे पास? F1 फोर्स को आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट product of the charges, that is q square divided by length, that is l square. Similarly F3 क्या होगा आपके पास? F3 के लिए आपको A और G के बीच में आप फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट product of the charges, that is q times capital Q divided by the distance. Distance इस केस में आपकी है l/√3 and you will take the square, that is l/√3 whole square. So it is nothing but 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by L स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर, तो 3 यहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा। अब इन F3 F1 को आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर टाइम्स cos 30, and cos 30 is √3/2, and that is equals to F3 again 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बाई L स्क्वायर। ये सब आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, इसका काम हो गया। अब यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, L स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, एक Q स्क्वायर को आप Q से कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा √3Q इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स कैपिटल Q, and you need a ratio of capital Q by small q. So capital Q by small q is nothing but √3/3, and that is 1/√3. So this is the answer of this question, option B. Okay, let's discuss the third question. इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको लिखा है E नॉट वेक्टर टाइम्स cos 2x plus 3y minus omega t, जिसमें E नॉट वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। The question is this electric field is actually a electric field of an electromagnetic wave. तब आपसे पूछा गया है कि इस E नॉट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव में क्या डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि लेजर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लेजर का जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है और जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है P वो E क्रॉस B के इक्विवेलेंट होता है, और ये पॉइंटिंग वेक्टर इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में आपका लेजर पॉइंट कर रहा है या फिर प्रोपगेट कर रहा है। सो द K, अगर K वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ करोगे तो वो 0 आना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, बिकॉज K वेक्टर एंड E वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
अब यहाँ पे जो इक्वेशन है cos 2x + 3y - ओमेगा t, तो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर किसी भी वेव की इक्वेशन हम लिखते हैं k वेक्टर k डॉट वेक्टर r माइनस ओमेगा t। तो यहाँ पे जो r वेक्टर है उसको आप लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। तो वहां से आप k वेक्टर निकाल सकते हैं इनको कंपेयर करके। तो k वेक्टर इज नथिंग बट 2i कैप प्लस 3j कैप। अब आपको k वेक्टर पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम k का डॉट प्रोडक्ट किसी भी ऑप्शन के साथ करें और वो हमें 0 देता है, इट मींस दैट ऑप्शन इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए फर्स्ट के साथ करते हैं, तो फर्स्ट के साथ करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 × 1 प्लस 3 × -3/2 ये कभी भी 0 नहीं आएगा। सिमिलरली 2 × 1 एंड 3 × 3/2 ये भी 0 नहीं आएगा। फिर देखते हैं, अब देखिए ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, तो प्लस वाले ऑप्शंस तो कभी भी 0 नहीं कर सकते, तो आपको एक नेगेटिव ऑप्शन ही चाहिए। अब डी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो 2 × 1 प्लस 3 × -2/3 अगर आप करेंगे तो ये आपको 0 दे रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऑप्शन डी से इंडिकेट होता है। सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x के परपेंडिकुलर 3 वायर्स दे रखे हैं जिनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है, I करंट। इनमें जो डिस्टेंस है, एक वायर अलोंग द y एक्सिस है, एक वायर अलोंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस d है और एक एट अ डिस्टेंस -d। मींस 3 वायर हैं जिनके बीच में म्यूचुअल डिस्टेंस स्मॉल d है। तीनों में करंट I फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन इस अलोंग द x एक्सिस किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, एट विच वैल्यू ऑफ x द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ये आपसे पूछा गया है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी डिस्टेंस r पे, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, किसी डिस्टेंस r पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू होती है μ0/4π 2I/r। इसमें μ0/4π तो फिक्स क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। 2I जिसमें I इसमें करंट है और r कितना डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी अगर डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए आप देखेंगे, करंट की डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखेंगे, पॉइंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को रखेंगे, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। और अगर आपको इस डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए r1 डिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट Q है, तो यहाँ पे भी सेम मैग्नीट्यूड आएगा μ0/4π 2I/r1। लेकिन इस केस में क्या है कि करंट आपका इस डायरेक्शन में, पॉइंट इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आपको दिखेगा, तो इसको आप डॉट से इंडिकेट करेंगे। तो ये है क्राइटेरिया किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। तो उस क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो देखिए, अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे रखते हैं तो इस इनमें वायर्स को नंबर दे देता हूँ, ये 1 वायर है, ये 2 है और ये 3 है। तो सेकंड वायर की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होने वाला है। ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पे क्रॉस होगा सेकंड वायर की वजह से, और इस वाले वायर की वजह से डॉट होगा, तो वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन आपको ये वाला वायर का कंट्रीब्यूशन भी लेना होगा, क्योंकि दोनों वायर्स की वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। तो अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो जो तीनों का कंट्रीब्यूशन है वो डाउनवर्ड ही होगा, तो वो 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे लेंगे तीनों वायर्स के इस सेट में, तब भी वो 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि या तो वो डॉट आएगा या फिर वो क्रॉस आएगा, लेकिन कोई भी कैंसिल नहीं होगा। दोनों के बीच में, वायर 2 और 3 के बीच में या फिर वायर 1 और 2 के बीच में ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेगा। तो हम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट माना है P, जो कि इस ओरिजिन से किसी डिस्टेंस x पर है, और इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तीनों वायर्स की वजह से। तो वायर 1 की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, जिसे मैं V1 लिख रहा हूँ, ये होगा μ0/4π, करंट है आपके पास I, तो 2I बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस x है, तो आप लिख सकते हैं D + x। और इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे, करंट आपका ऊपर की तरफ है, पॉइंट इधर है, तो ये डाउनवर्ड होगा, तो इसको आप क्रॉस लिख सकते हैं। सिमिलरली V2 अगर आप लिखेंगे सेकंड वायर की वजह से,
तो ये होगा 4 पाई 2i। करंट सब वायर्स में सेम है, डिस्टेंस इस केस में केवल x होगा, फिर से ये क्रॉस रहने वाला है। V3 अगर आप लिखोगे तो ये होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर से करंट सेम है। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस x है, लेकिन इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस d माइनस एक्स आपको लिखना होगा, तो दैट इज d माइनस एक्स। डायरेक्शन इस केस में डॉट होगा। अब किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब ये तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो जीरो आना चाहिए, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 ऑल आर वेक्टर कॉम्पोनेंट्स इज जीरो। तो इसमें से आप म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, 2i वाला टर्म भी कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा 1 बाई d प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई d माइनस एक्स शुड बी जीरो। और यहाँ से आप x को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन से अगर आप x निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हैं x टाइम्स d प्लस एक्स टाइम्स d माइनस एक्स। ऊपर आपको मिलेगा x टाइम्स d माइनस एक्स प्लस d प्लस एक्स टाइम्स d माइनस एक्स माइनस x times d plus x and this is equal to 0। डिनोमिनेटर का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा, तो आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा आपको xd माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको मिलेगा d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस xd माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 0। xd टर्म आप कैंसिल कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर एंड इक्वल टू d स्क्वायर। सो x इज नथिंग बट प्लस माइनस d by root 3। So this is the value of x for which the magnetic field due to these three wires will be 0. So the answer is D. Let's discuss the last question. So that is we have to find the eigenvalues of this 3 by 3 matrix. मैट्रिक्स M आपको दे रखा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर ab ac ab b स्क्वायर bc ac bc c स्क्वायर, और इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी ये ऑप्शंस आपको दिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप रेगुलर मेथड से जाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए, जैसे A मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आप निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे A माइनस आइगन वैल्यू लैम्डा टाइम्स I, और इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे और उसको 0 के इक्विवेलेंट करते हैं। और इस केस में जो ये मैट्रिक्स है ये वैल्यूज नहीं है, ये कुछ A, B और C के टर्म्स में है, और इसलिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। तो एग्जाम में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप A, B और C की वैल्यू 1 मान लीजिए, सबको 1 मान सकते हैं। अगर आप इस सबको 1 मानेंगे तो आपकी जो M मैट्रिक्स है वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाएगी, और इसको आप लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इस केस में A माइनस लैम्डा I करना आसान है, तो आप लिखेंगे A माइनस लैम्डा I की जो डिटर्मिनेंट आएगी वो होगा 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू होगी 3, एक होगी 0 और तीसरी भी वैल्यू होगी 0। तो ये 3 आइगन वैल्यूज आपको मिलने वाली हैं। अब इन 3 आइगन वैल्यूज इन ऑप्शंस को सेटिस्फाई करती है या नहीं, उसके लिए आप क्या करेंगे, A B C की वैल्यू 1 कर सकते हैं। तो जब आप A B C को 1 करेंगे तो ऑप्शन A से आपको मिलेगा 3 0 0, ऑप्शन B से आपको मिलेगा 2 1 0 2 1 0 2 1 0। So only option A is satisfying your answer. So option A is the right answer. तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट में हम ऐसे ही क्वेश्चंस की और सीरीज बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।